अगर मैं सही हूँ तो हमें आरडीजे वाले डॉक्टर डूम का रेफरेंस अवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिल गया था, जहाँ कैप ने टोनी को डॉक्टर के नाम से बुलाया था। Good luck on your project, Doctor. और ऐसे ही हमेशा एमसीयू अपने फ्यूचर प्लान का रेफरेंस देता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से एमसीयू की स्टोरी लाइन में कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो एंड गेम वाला सीन है ये कैसे आरडीजे डॉक्टर डूम से कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा कई सारे और भी थ्योरीज हैं, जहाँ अब ये सामने आने लगा है कि आरडीजे वाले डॉक्टर डूम हमें एमसीयू में कैसे दिखाई देंगे। इसलिए आज हम इस पर कई सारी थ्योरीज को एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही अब तक एमसीयू में आरडीजे वाले डॉक्टर डूम के लिए क्या क्या सेटअप हो रखा है, इन सब पर बात करेंगे। इसलिए अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं तो अवेंजर्स एंड गेम में टोनी और कैप ने स्पेस स्टोन के लिए 1970 में टाइम ट्रेवल किया और यहीं पर कैप ने टोनी को डॉक्टर के नाम से बुलाया था, ताकि सबको पता न लगे कि वो लोग कौन है। इन्होंने अपना मिशन पूरा किया, प्रेजेंट टाइम में गए थैनोस को हराया। लेकिन अब एमसीयू में मल्टीवर्स समझने के बाद कई सारे कांड समझ में आ रहे हैं कि ये टाइम ट्रेवल कैसे अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर तक अपना असर कर चुका है। नंबर बाय नंबर बात करेंगे, क्योंकि दिमाग का दही होने वाला है। इसीलिए ये पहली थ्योरी अवेंजर्स एंड गेम की है। तो अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल किया, पास्ट में 4 पॉइंट ऑफ टाइम पर पहुंचे, जिसकी वजह से ब्रांच टाइमलाइन बनी होंगी। लेकिन सब कुछ सही रहा, इसलिए टीवीए ने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया था। सिर्फ लोकी पकड़ा गया क्योंकि वो इस इवेंट पे ब्रांच टाइमलाइन बना रहा था। लोकी का पकड़ जाना सिर्फ टोनी की वजह से था, क्योंकि वो ब्रीफकेस लेके यहाँ टहल रहा था। कायदे में टोनी स्टार्क की वजह से ही लोकी सीजन 2 और अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर पॉसिबल हुई है। फिलहाल इस चीज की वजह से लोकी टीवीए में पहुंचा, जहाँ उसकी मुलाकात ह्यूमन से हुई और ह्यूमन ने बताया कि लोकी ने जो कुछ भी किया है वो ह्यूमन ने पहले ही लिख रखा था। मतलब इसको वैसा ही होना था जो पहले से तय है। तो लोकी ही ह्यूमन्स के अकॉर्डिंग चल रहा था और अवेंजर्स ने जो किया वो उनको करना ही था। लेकिन अब जब टाइमलाइंस अपने बेक ऑफ इन्फिनिटी पॉसिबिलिटीज के साथ इन्फिनाइट स्तर पर यूनिवर्स को क्रिएट कर रही हैं, तब इन्हीं पॉसिबिलिटीज के कारण टाइमलाइंस में कई सारी ब्रांच टाइमलाइंस भी हैं, जो पूरे साइकिल टाइमलाइन में पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कैसे भी ग्रो कर सकती हैं। और अभी भी एमसीयू में ऐसा हो रहा है। और इस चीज की वजह से अवेंजर्स ने जो टाइम ट्रेवल किया था और जो ब्रांच टाइमलाइन नहीं बनी थी वो फिर से बनना शुरू हो जाएंगी। और अगर यहाँ पर इस चीज को भी ऐड कर लिया जाए कि जब इन्फिनिटी स्टोन को उस टाइम से उठाया गया था और वापस से उसी टाइम पे लाके रख दिया गया, तब कोई ब्रांच टाइमलाइन नहीं बनती है और वो अपने आप गायब हो जाती है। यही चीज एशियन 1 ने ब्रूस बैनर को बताया था। लेकिन टेसेरेक्ट का क्या, वो तो अभी टीवीए में ही है। और 2012 से जो 616 की टाइमलाइंस बनी होंगी उन सब का क्या होगा। यहाँ पर तो वापस से टेसेरेक्ट भी नहीं रखा गया है। इसी कारण से टाइमलाइंस में कई और ब्रांच टाइमलाइन और भी बन गई हैं और अब तो मल्टीवर्सल ट्री है, जिसके कारण ये सारी पॉसिबिलिटी अब मुमकिन हो रही है। और इन्हीं में एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जब 1970 में टोनी और कैप ने टाइम ट्रेवल किया था, तब यहाँ पर डॉक्टर डूम आ जाए जो टोनी की बॉडी को अपनी सोल से टेक ओवर कर ले। ये सुनने में थोड़ा अजीब साउंड कर रहा होगा, लेकिन इसके भी रीजन है। नंबर 1, अब टाइमलाइन में ऐसी कोई भी रोक टोक नहीं है जिसके कारण ब्रांच टाइमलाइन को रोका जा सके। अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर कई सारी ब्रांच टाइमलाइन है, तो इस चीज की वजह से किसी भी मल्टीवर्स के कोने से आरडीजे का डॉक्टर डूम यहाँ पर इस समय 1970 वाले टोनी के पास आकर खड़ा हो सकता है और उसकी बॉडी पर टेक ओवर कर सकता है अपनी सोल से। और जो डॉक्टर डूम यहाँ पर 1970 में जो टोनी स्टार्क के पास आएगा वो भी आरडीजे का डॉक्टर डूम ही होगा। या हम इसको ये बोल सकते हैं कि वो टोनी स्टार्क का एक वेरिएंट ही होगा पर वो दूसरे यूनिवर्स में डॉक्टर डूम होगा। इसके बारे में रिसेंट में ही आरडीजे ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जो वो डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले हैं वो दरअसल टोनी स्टार्क का वेरिएंट है। तो मे बी यहाँ पर जो 1970 में जो टोनी स्टार्क होगा उसके पास ये उसका वेरिएंट आ सकता है। और ये जो वेरिएंट टोनी के पास आएगा उसका चेहरा बुरी तरह से जला होगा, जैसा हम कॉमिक्स और एनिमेशन में देखते हुए आ रहे हैं। तो आरडीजे का डॉक्टर डूम हमें यहाँ पर ऐसा दिखाया जा सकता है कि वो अपने ही जैसे दिखने वाले वेरिएंट की तलाश में हो, जो जीनियस के साथ इंटेलिजेंट भी हो, और वो वेरिएंट केवल 616 का आयरन मैन ही हो। फिलहाल इस चीज की वजह से जो 616 में फ्यूचर में होने वाला इवेंट है उस पर कोई असर नहीं होगा। एमसीयू ने पहले ये खुद बता दिया है कि अगर पास्ट से कोई भी छेड़छाड़ किया जाता है तो फ्यूचर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ब्रांच टाइमलाइन अलग हो जाएगी। वहीं अगर एमसीयू आरडीजे को यूज कर रहा है डॉक्टर डूम के लिए, जो 616 पर अवेंजर्स डूम्सडे लाने वाला है, मतलब 616 में जितने भी सुपर हीरोज हैं वो सामना करने वाले हैं आरडीजे डॉक्टर डूम को। तो क्या अब एमसीयू इस चीज को केवल डॉक्टर डूम के पर्सपेक्टिव से दिखाएगा? और क्या डॉक्टर डूम वाकई पूरी मूवी में मास्क में होगा, जैसे हम कॉमिक्स और एनिमेशन में देखते हुए आ रहे हैं? यहाँ पर मार्वल स्टूडियोज के पास टोनी और डूम को लेकर कुछ अलग ही प्लान है। इसलिए जब आरडीजे ने ये बोला था कि मुझे कॉम्प्लिकेटेड रोल करना पसंद है, वो उसने ऐसे हवा में नहीं बोला है। और ये भी पक्का है कि एमसीयू डॉक्टर डूम को टोनी के कैरेक्टर में दिखाकर इस कैरेक्टर को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। और ये रोल सिर्फ आरडीजे ही प्ले कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डूम हमें आगे देखने को मिलेगा इसका पास्ट टोनी स्टार्क की लाइफ से जुड़ा होगा।
इसके अलावा जब भी हम आरडीजे को स्क्रीन पर देखते हैं तब भी हम टोनी स्टार्क के पर्सोना को नहीं भूल पाते। एमसीयू में आरडीजे को दोबारा दिखाना ये बिना टोनी स्टार्क की मौजूदगी से मुमकिन नहीं है। हम आरडीजे को देखकर टोनी स्टार्क को याद न करें ऐसा हो ही नहीं सकता। और डॉक्टर डूम जैसा आदमी जो मार्वल यूनिवर्स का आदमखोर है, उसके लिए आरडीजे को चुनना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये पूरी सोची साची लंबी प्लानिंग है। साथ ही डॉक्टर डूम का पहला अपीयरेंस कॉमिक्स में 1962 में हुआ था और जो मार्वल की फर्स्ट फैमिली फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप है वो भी 60s के एरा में दिखाई जाएगी। 70s में कैप्टन ने टोनी को डॉक्टर बोला। इन सब का मतलब साफ है कि अब हमें डॉक्टर डूम 60s के एरा में ही दिखाया जाएगा। और अगर ये डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क वाला है तो ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एमसीयू में जो टोनी स्टार्क का जन्मदिन है वो आता है 29 मई 1970 में। तो ये चीज यहाँ पर कैसे पॉसिबल हो रही है, या यहाँ पर कोई पहले से ही गेम प्लान करके बैठा है टोनी स्टार्क के साथ। इसीलिए यहाँ पर आती है हमारी अगली थ्योरी। तो जब ह्यूरोमेंस को पता था कि एक समय बाद टाइम लूप अपने आप फट जाएगा, तब उसने अपने ही वेरिएंट के एक बच्चे वाले रूप को 80s में प्लान कर दिया ताकि फ्यूचर में लोकी उसके पास पहुंचे, वो सब मिलकर टाइम लूप को फिर से सही करें। लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि ह्यूरोमेंस ने खुद बताया कि कभी भी टाइम लूप को सही नहीं किया जा सकता। लूम फटेगा और मल्टीवर्स बनेगा ही, और इस मल्टीवर्स की वजह से अब कैंग के कई सारे वेरिएंट्स आ जाएंगे जो हमें पता है। और लोकी सीजन 2 के बाद ह्यूरोमेंस भी जानता था कि अब टाइमलाइंस के साथ क्या होने वाला है। तो अब यहाँ पर एक सॉलिड पॉसिबिलिटी है कि जैसे ह्यूरोमेंस ने अपने ही बच्चे वाले वेरिएंट को 18वीं शताब्दी में डाल दिया था, जो आगे जाकर विक्टर टाइमली बना, टीवीए में पहुंचा और लूम को रोकने के लिए उसने अपना योगदान दिया। तो वैसे ही यहाँ पर अगर ह्यूरोमेंस टोनी स्टार्क के बच्चे वाले रूप को किसी भी मल्टीवर्स के टाइमलाइन के किसी भी कोने में प्लान कर देता है, जिसकी वजह से वो आगे जाके डॉक्टर डूम बने और सभी कॉन्सेलो कैंग्स को मार दे। ये होना पॉसिबल भी है, क्योंकि रिसेंट में ही जो र्यूमर आ रहे हैं डॉक्टर डूम और कैंग को लेकर, जहाँ ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर डूम कॉन्सेलो कैंग्स को खत्म कर देगा और लास्ट में सिर्फ डॉक्टर डूम बचेगा जो अवेंजर सीक्रेट वॉर में अपनी कहानी को जारी रखेगा। तो इस हिसाब से ये थ्योरी काम कर सकती है कि ह्यूरोमेंस टोनी स्टार्क के किसी बच्चे वाले रूप को मल्टीवर्स के किसी टाइमलाइन के किसी कोने में प्लान कर दे और उसकी कहानी को ऐसे रीराइट कर दिया है ताकि वो आगे जाके डॉक्टर डूम बन जाए। और कैंग के वेरिएंट इस विक्टर टाइमली के साथ भी यही था। उसे 30वीं शताब्दी में पैदा होना था, लेकिन ह्यूरोमेंस ने उसे 18वीं शताब्दी में डाल दिया। और यही सेम गेम टोनी स्टार्क के साथ होने वाला है। और इस चीज को लेकर एक पर्पस तैयार होता है डॉक्टर डूम के लिए कि वो क्यों कैंग के वेरिएंट्स को मारना चाहता है, क्योंकि कैंग के किसी एक वेरिएंट ने उसकी पूरी जिंदगी चुरा ली। उसको जिस टाइम पे होना चाहिए वो वहाँ नहीं है, और जब वो वहाँ है तब उसकी कहानी पूरे ढंग से बदली हुई है। इसलिए अगर आरडीजे वाले डॉक्टर डूम को इस मोटिव से दिखाया जाता है तो काउंसिल ऑफ कैंग्स को मारने का डॉक्टर डूम के पास एक सॉलिड रीजन है जो पूरी स्टोरी में जस्टिफाई भी कर रहा है। और अगर ये टोनी स्टार्क 616 वाला हो, जहाँ ह्यूरोमेंस ने उसको बचपन में ही उठाकर किसी दूसरे मल्टीवर्स के कोने में डाल दिया हो, तो ये स्टोरी लाइन कुछ अलग ही लेवल की जाएगी। कुल मिलाकर इस थ्योरी के बारे में मेरा ये कहना है कि ह्यूरोमेंस काउंसिल ऑफ कैंग्स को मारना चाहता है और उसे पता है कि ये डॉक्टर डूम से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और अगर ह्यूरोमेंस के पास ये चॉइस है कि वो सबसे बेहतर डॉक्टर डूम को बना सके, तो वो आरडीजे वाले डॉक्टर डूम पर ही जाएगा। इसकी वजह से कैंग के वेरिएंट्स तो मरेंगे ही, साथ ही जो सेक्रेट टाइमलाइन का टाइम लूप रिपीट हो रहा है, इसके लिए मार्वल यूनिवर्स के सबसे जीनियस ब्रेन जो किसी एक बॉडी में है, वो इस सेक्रेट टाइमलाइन वाले लूम को तोड़कर टाइमलाइंस को एक नई दिशा दे सकता है, जहाँ लोकी को बैटरी बनने की जरूरत भी नहीं होगी। और इसकी कीमत होने वाली है बैटल वर्ल्ड, जहाँ सब कुछ खत्म होके कुछ नया शुरू होगा। इन सब के बाद हम अपनी तीसरी थ्योरी पर भी बात कर लेते हैं, जो रिलेट करती है विक्टर टाइमली से। तो अब तक जो हमने विक्टर टाइमली को देखा है वो दो अलग अलग टाइमलाइन का है। पहला जहाँ उसे टीवीए की हैंडबुक मिलती है और वो अपने टीवीए की जर्नी में निकलता है, जो हमने लोकी सीजन 2 में देखा है। वहीं दूसरी टाइमलाइन में जहाँ विक्टर टाइमली को हैंडबुक नहीं मिलती है, तो उसकी कहानी क्या रहती है वो हमें नहीं दिखाया है। और जो विक्टर टाइमली यहाँ रह गया है, उसकी वजह से उसके यूनिवर्स पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में भी अभी तक नहीं दिखाया है। और मैं श्योर हूँ कि आने वाले टाइम पे हमें इसके बारे में जरूर दिखाया जाएगा, क्योंकि जब कॉमिक्स में विक्टर टाइमली को दिखाया गया, जो सेम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह कॉमिक्स में भी 18वीं शताब्दी में आके छिप गया था, तब विक्टर टाइमली की वजह से उसका यूनिवर्स समय से पहले ही एडवांस हो गया। और ऐसा ही एक एडवांस फ्यूचरिस्टिक यूनिवर्स हमें अगले साल देखने को मिलने वाला है फैंटास्टिक फोर मूवी में। और अगर ये वास्तव में वही यूनिवर्स हुआ जो विक्टर टाइमली के इन्वेंशन की वजह से एडवांस हो चुका है, तो यहाँ पर आरडीजे वाला डॉक्टर डूम भी नजर आ जाएगा। और इससे पहले जो मैंने थ्योरी बताई थी कि अगर ह्यूरोमेंस ने 616 के टोनी स्टार्क वाले बच्चे वाले रूप को अगर इस यूनिवर्स में सेट कर दिया है, तो यहाँ पर डूम बहुत ही इजीली पावरफुल बन जाएगा। और अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि आरडीजे वाले डॉक्टर डूम का फर्स्ट अपीयरेंस इस फैंटास्टिक फोर मूवी में होने वाला है, तो अगर
डॉक्टर डूम को फैंटास्टिक फोर मूवी के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो यह काफी हद तक सेम यूनिवर्स के ही होंगे और मुझे लगता है कि इस ढंग से दिखाना काफी अच्छा रहेगा एमसीयू को। आप नीचे कमेंट में बताना कि आपको कौन सी थ्योरी ठीक ठाक लग रही है। इसके बाद अगली थ्योरी है जो रिलेट करती है अर्थ 838 से। तो अर्थ 838 एक ऐसा यूनिवर्स था जहाँ स्टीव रॉजर की जगह कार्टर कैप्टन अमेरिका थी, कैरल डैनवर्स की जगह मारिया रैम्बो कैप्टन मार्वल थी। तो ऐसे ही यहाँ पर टोनी स्टार्क डूम भी हो सकता है। हमने इस इल्यूमिनाटी की टीम में एक चेयर को भी खाली देखा, चाहे अब तक ये बताया जा रहा था कि ये सुपीरियर आयरन मैन के लिए खाली है, लेकिन अगर इस चीज को यहाँ पर इस ढंग से देखोगे कि फैंटास्टिक फोर का एक मेंबर यहाँ मौजूद है, एक्स मैन से प्रोफेसर एक्स भी यहाँ पर है, कॉस्मिक स्पेस से कैप्टन मार्वल भी है, अवेंजर्स की तरफ से कैप्टन कार्टर है और इनह्यूमंस की तरफ से उनके लीडर बोल्ट है और सॉर्सरर की तरफ से मोर्डो है। तो यहाँ जो एक चेयर ये खाली है वो मुझे लगता है कि वो लेटवेरिया की तरफ से डॉक्टर डूम की होगी, क्योंकि इनके यूनिवर्स की गंदी लगी हुई है। लोग छाता लेके टहलते हैं, आर्टिफिशियल बारिश कराई जाती है और इनके यूनिवर्स पे अगला नंबर इनकर्जन का है। तो मे बी यहाँ पर यह हो सकता है कि आरडीजे वाले डॉक्टर डूम को इस यूनिवर्स में दिखाया जाए, लेकिन सच बताऊं तो मुझे यहाँ नहीं लगता कि आरडीजे वाले डॉक्टर डूम को इस यूनिवर्स से दिखाया जाएगा। आप क्या सोचते हो इसके बारे में लिख देना नीचे। इन सब के बाद अगली थ्योरी है जो रिलेट करती है वांडा से। तो जब अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में वांडा ने टोनी स्टार्क को जो विजन दिखाया था जहाँ सारे अवेंजर्स की डेथ हो जाती है, उसके बाद टोनी जागता है, तब उसके बाद टोनी फैसला करता है कि वो पूरी दुनिया पर एक सुरक्षा कवच लगाएगा। इस काम को टोनी स्टार्क 616 पे नहीं कर पाया, लेकिन अगर क्या हो कोई ऐसा पॉसिबल यूनिवर्स हो जहाँ टोनी इस विजन को देखने के बाद बुरी तरह से पीछे लग जाए कि उसे हर हालत में अर्थ के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाना है और यही चीज टोनी स्टार्क के व्यक्तित्व को बदल दे और वो कब इविल हो गया इसके बारे में टोनी को खबर तक नहीं होगी। वही इसके अलग अगली थ्योरी आती है जो रिलेट होती है थैनोस से। तो जब हमने इन्फिनिटी वॉर में थैनोस वर्सेस आयरन मैन वाला सीन देखा था जहाँ इन दोनों के बीच में भयंकर फाइट हुई थी, तो अगर यही फाइट हमें किसी दूसरे यूनिवर्स में दिखाया जाए जहाँ थैनोस वर्सेस आयरन मैन वाला ये सीन तो हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर डूम भी आयरन मैन का साथ दे रहा होगा। और ऐसा ही पॉसिबल यूनिवर्स हम पहले ही देख चुके हैं 838 में, जहाँ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने पूरी इल्यूमिनाटी टीम होती है। यहाँ इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क मैजिक का यूज किया था जिसके कारण उसको मार दिया गया। तो इन्फिनिटी वॉर का एक रेफरेंस तो यहाँ पे ले लिया है, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि हमें एक और पॉसिबल यूनिवर्स दिखाया जाए जहाँ थैनोस वर्सेस आयरन मैन हो इस टाइटन प्लेनेट पर और डूम भी यहाँ पर आयरन मैन का साथ देने आ जाए, क्योंकि थैनोस जिस अर्थ की तरफ बढ़ रहा है वो उसकी भी अर्थ है। खैर यहाँ होगा ये कि थैनोस जानता है कि डूम को हराना आसान नहीं है, इसीलिए वो सोल स्टोन का यूज करेगा डूम की सोल को बाहर निकालने के लिए और आयरन मैन तो वहाँ वैसे ही मौजूद है। और यहाँ इस पॉइंट पर समहाउ कैसे भी डॉक्टर डूम आयरन मैन की बॉडी को टेक ओवर कर लेगा, जिसकी वजह से आरडीजे टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम में बदल जाएगा। और जो सीन हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा है कि थैनोस टोनी के खंजर पेल देता है, तो यहाँ पर यही सीन रिक्रिएट होगा और हमें सीक्रेट्स वॉर कॉमिक सीरीज का वो सीन दिखाया जाएगा जहाँ डॉक्टर डूम थैनोस का पूरा स्केलेटन एक घूसे से बाहर निकाल लेता है। और यहाँ पर ये जो सिनेरियो है टाइटल प्लेनेट थैनोस आयरन मैन की पिछली लड़ाई, उसको जस्टिफाई करते हुए अब आयरन मैन थैनोस की पूरी अंतड़ियां बाहर निकाल लेगा। वो बात अलग है कि अब आरडीजे की बॉडी में डॉक्टर डूम है और आगे ये भी हो सकता है कि एमसीयू जब आरडीजे वाले डॉक्टर डूम को हमसे इंट्रोड्यूस करेगा तो इस डॉक्टर डूम के पास ऑलरेडी इन्फिनिटी स्टोन होंगे और मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल वेपन में से फॉरेबल क्रिस्टल भी हो सकता है। बाकी अगर बात करें कॉमिक सीक्रेट्स वॉर के कुछ कैरेक्टर्स की, जैसे मॉलिक्यूल मैन, उसको एमसीयू कैसे दिखाएगा, तो मुझे लगता है कि जो हमने मॉलिक्यूल मैन कॉमिक्स में देखा है उसको यहाँ पर एमसीयू ने एंकर बीइंग से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि कॉमिक्स में मॉलिक्यूल मैन हर एक यूनिवर्स में था जिसको बियॉन्डर ने प्लांट किया था कि एक सही समय आने पर सारे मॉलिक्यूल मैन को मार दिया जाएगा, जिसके कारण मल्टीवर्स एक सेकंड में ही तबाह हो जाएगा। और इसी चीज को एमसीयू ने अब एंकर बीइंग से रिप्लेस कर दिया है, जहां अब एंकर बीइंग अपने यूनिवर्स में मरता है तो उसको यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म होने लगता है और अब यही एंकर बीइंग एमसीयू में मॉलिक्यूल मैन की तरह काम करेगा। वहीं बियॉन्डर, किंग थैनोस और थॉर कॉप्स जैसी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसको अभी तक एमसीयू में सेटअप नहीं किया गया है। फिलहाल अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि अवेंजर डूम्सडे के लिए कौन कौन से कैरेक्टर कितना जरूरी हैं, इन सभी कैरेक्टर्स की कहानी कैसे डूम्सडे में जुड़ रही है, साथ ही कुछ और नई थ्योरीज के सामने दोबारा आया जाएगा।